का उद्देश्य हमारा जो है, जो मकसद हमारा है वो ये है कि निरंतर लगातार कंटिन्यू देश के कोने कोने से अलग अलग राज्यों, अलग अलग भूभागों से जो तस्वीरें, जो खबरें, जो वीडियो लगातार मीडिया और सोशल मीडिया पर आते हैं। जो खबरें अखबार की सुर्खियां बन रही हैं, उन तमाम घटनाओं को देखते हुए अगर देश के कर्ता धर्ता, देश के गार्जियन, देश के प्रधानमंत्री, देश के हमारे मुख्यमंत्री, राज्य के सभी आदरणीय मुख्यमंत्री, देश के गृह मंत्री, पुलिस प्रशासन, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, डीजीपी और कमिश्नर, सभी लोग अगर सन्नाटा और खामोशी अख्तियार करेंगे तो ये देश के लिए, समाज के लिए कहीं से बेहतर नहीं होगा। मैं एक बात पहले बता दूं कि ये धरना मैं केवल मुसलमानों के कानूनी सुरक्षा के लिए नहीं मांग रहा हूं। इस धरने का उद्देश्य देश में अमन, चैन, सौहार्द, प्यार, प्रेम, भाईचारा, शांति, ये भी हमारा उद्देश्य है। क्योंकि इसी वायलेंस के चक्कर में, जिसको कम्युनल वायलेंस आप कह सकते हैं, जो अलग अलग जगहों पर मुट्ठी भर लोग, चुटकी भर लोग जमा होते हैं, तथाकथित तौर पर वो अपने आप को कहते हैं कि हम अमुक अमुक धार्मिक संगठन से हैं। किसी के दुकान के नाम को बदल दो, किसी का काम बदल दो, किसी का दुकान बदल दो, किसी का मकान बदल दो, किसी के कपड़े बदल दो, किसी के पोशाक बदल दो, टोपी बदल दो, नकाब बदल दो, मस्जिद से झंडे हटा दो, मदरसे का नाक घुमा दो तो सर घुमा दो। ये इस तरह की बातें लगातार बगैर रुके। हद तो ये है कि वो गरीब जो बेचारा साइकिल से फेरी करके, ठेला और रेड़ी से फेरी करके सब्जी, परचून, धनिया, हल्दी, मिर्ची बेचकर अपने बच्चों का गुजारा करता है, जो सरकार को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करता, जो केवल सेवा करता है, वैसे लोगों पर भी लगातार गली में, मोहल्ले में, बाजार में हमले हो रहे हैं। अब अगर इस तरह के हमले लगातार होंगे तो इसे क्रिया के रूप में, और ये हमले केवल वर्ग विशेष पर ही हो रहे हैं। अधिकांश हमले, 80% हमले भारत के मुसलमानों, ईसाइयों पर हुए और कुछ हमले लगातार दलित भाइयों पर भी हो रहे हैं। तो ये जो वर्ग विशेष पर हमले की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है और वो वर्ग विशेष लगातार सरकार से गुहार लगा रहा, विनती कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि सरकार हमको सुरक्षा प्रदान कीजिए। हम सुरक्षित वातावरण में देश की सेवा करना चाहते हैं। हम फल बेचना चाहते हैं, हम सब्जी बेचना चाहते हैं, हम दूध बेचना चाहते हैं, हम आपके घर पहुंचाना चाहते हैं, गली गली तक हम सेवा प्रदान करना चाहते हैं। करोड़ों की गाड़ी से आप सड़क पर चलते हैं, अगर पंक्चर हो जाता है तो हम पंक्चर बनाकर आपको चलने योग्य बना देते हैं। हम महान सेवक हैं। हम कपड़ा धोते हैं, हम कपड़ा बिनते हैं, हम कपड़ा सिलते हैं, हम मछली, मुर्गा इत्यादि चीज़ों को बेचकर न केवल अपनी दिनचर्या बल्कि समाज की सेवा, ये एक महान सेवा भी है कि आप घर से निकलें और आपकी आवश्यकता की सारी वस्तु आपके गली में मौजूद है, आप गलियों पर हमले शुरू कर रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि जो गिरोह हमला करता है और इस तरह के हमले का जो नेतृत्व करता है, वो नगर निगम में जीत जाता है, विधायक बन जाता है, हद यह है कि सांसद बनता है, और उससे भी ज़्यादा हद यह है कि वो केंद्र में मंत्री बन जाता है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के सभी पदाधिकारी विनती करते हैं कि ऐसा मत कीजिए। देश में मानव एक समान होते हैं। मानव स्वभाव प्रकृति ने सबका एक जैसा बनाया है। बर्दाश्त की सबकी सीमाएं हैं।
अगर उन सीमाओं को खुदा न खास्ता लांघना लोगों ने शुरू कर दिया और अब तक केवल क्रिया की बात हो रही है, यदि प्रतिक्रिया स्वरूप दूसरे वर्ग के लोगों ने आत्मरक्षा के नाम पर ही अगर काउंटर करना शुरू किया तो देश में अराजकता हो जाएगा, सिविल वार हो जाएगा। तो नुकसान केवल मुसलमानों का नहीं होगा, देश का हो जाएगा। तो हम देश की चिंता कर रहे हैं और हम अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री, जिनका नारा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हम तो सारे प्रयास कर रहे हैं। प्रयास में हमारी ओर से कोई कमी नहीं। हम इस देश के सबसे महान सेवक हैं। प्रयास के मामले में देश के सभी नागरिकों के कांधे से कांधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर कहीं भी हम पीछे नहीं हैं, हर जगह बराबर रेस में। तो प्रयास में कोई कमी नहीं है। लेकिन आपने कहा सबका विश्वास, विश्वास तो आप नहीं जीत पा रहे हैं, क्योंकि पूरे देश में अविश्वास का वातावरण बन रहा है। एक वर्ग को यह संदेश जा रहा है कि न तुम्हारा कानून सुनेगा, न तुम्हारी सरकार सुनेगी। मुख्यमंत्री बंदूक उठाएंगे और तुम्हारे पुतले पर गोली मारेंगे। मुख्यमंत्री कहेंगे राज्य के, मियां मुसलमानों को जहां पाओ वहीं पीटो, रिक्शा पर चढ़ो तो 5 रुपए की जगह पे 4 रुपए दो। ये मुख्यमंत्री की अगर भाषा होगी और देश में कोई प्रतिक्रिया नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट चुप हो, आदरणीय प्रधानमंत्री चुप हो, आदरणीय गृह मंत्री चुप हो, महामहिम राष्ट्रपति चुप हो, माननीय लोकसभा के सांसद चुप हो, माननीय राज्यसभा के सांसद चुप हो, पार्टी के सभी राजनेता चुप हो, ये देश के लिए कहीं से भी अच्छे संकेत नहीं है। देश की बात मैं कर रहा हूँ, मुसलमान की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ। देश बचाने के लिए, इस देश में अमन, चैन, प्यार, प्रेम, तरक्की के लिए, इस देश के विकास के लिए, इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए ये जरूरी है कि उस वर्ग विशेष जिस पर हमले हो रहे हैं उनकी रक्षा के लिए एक कानूनी कवच बनाया जाए। आप लोगों के संज्ञान में होगा कि 70-80 के दशक में जब SC/ST पर एट्रोसिटी बढ़े थे, अत्याचार बढ़े थे, हमले बढ़े थे, कई कांड हो गया था, देश के कई कोने में बड़ी बड़ी घटनाएं घटने लगी थी, गांव के गांव में हमले होने लगे थे, तब उस समय के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने लोकसभा के अंदर एक कानून लाया, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989, अर्थात अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। उसका उद्देश्य था कि एक विशेष प्रबंध इन वर्गों की सुरक्षा के लिए किया जाए ताकि हाथ उठाने पर ब्रेक लग सके, लगाम लग सके। नतीजा आपके सामने है। गांव के गांव लोग चिल्ला रहे हैं कुशेश्वर स्थान में, इतने लोगों पर कर दिया, भागो। इतने लोगों ने हमले किए तो किए, डर है, भय है, उस कानून का लोगों में है। इसका एक्सपेरिमेंट हुआ, जीता जागता उसका कई उदाहरण देश में मौजूद है। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उसका दुरुपयोग होता। कई कानून ऐसे रहे हैं देश में, दुर्भाग्य से कहीं न कहीं उसके दुरुपयोग की खबरें आ जाती हैं, लेकिन वो सुरक्षा कवच साबित हुआ है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। एट्रोसिटी में कमी आई है, SC/ST के आप रिकॉर्ड निकालेंगे, डेटा निकालेंगे तो हम देश के प्रधानमंत्री से विनती करने आए हैं कि जो परिस्थितियां 70-80 के दशक में SC और ST की थी, आज वही हालत भारत के माइनॉरिटी की हो गई है। भारत के माइनॉरिटी का हाल ये हो गया है कि हमारी माएँ और बहनें नकाब पहनकर नहीं चल सकती, चलती हैं तो छींटाकशी की जाती है, नकाब उतारे जाते। और कई संस्था के लोग, कई स्कूल चलाने वाले, कई संगठन चलाने वाले उस नकाब का मजाक उड़ाने के लिए मंचों से उस नकाब का मंचों से मजाक उड़ा रहे हैं। दाढ़ी और टोपी पर हमले हो रहे हैं, देखकर आइडेंटिफाई करके ट्रेनों पे यात्रा, एक भयानक माहौल बना हुआ कि कोई दाढ़ी टोपी रखकर, नकाब पहनकर क्या ट्रेन से यात्रा कर सकता है? वो पूर्ण रूप से सुरक्षित है क्या? ये एक सवाल है। क्या उसको सुरक्षा का अभाव हो रहा है या सुरक्षा का उसको अनुभव हो रहा है या असुरक्षित महसूस कर रहा? बाजारों में, गलियों में हम कहीं भी अपने आप को देखते हैं, और मैं पत्रकार बंधुओं आपको बताता हूँ, कोई बात फैब्रिकेटेड नहीं, बनावटी नहीं। ये सारी तस्वीरें, सारे वीडियो लगातार आ रहे हैं, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो,
चाहे बिहार हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे असम हो, चाहे बंगाल हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, इन तमाम राज्यों से जो भयानक तस्वीरें आई हैं, उन तस्वीरों से सरकार को जाग जाना चाहिए था। सरकार को समय रहते निर्णय लेना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से सदन चलता रहा। तमाम तरह के बहस जो गैर जरूरी बहस थे उस पर समय बर्बाद किया गया, लेकिन एक जरूरी बहस जो देश की सुरक्षा से, देश के अमन चैन से, देश की शांति से, देश के विकास से जुड़ा हुआ है, उस पर बहस नहीं किया गया। मैं इस धरना के माध्यम से ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के बैनर तले न केवल आदरणीय प्रधानमंत्री, न केवल आदरणीय गृह मंत्री, बल्कि हम देश के सभी विपक्ष के नेताओं से भी विनती करते हैं कि आप सदन के अंदर और सदन के बाहर केवल अल्पसंख्यक वोट की बात न करो। अब उसी को देंगे वोट जो सुरक्षा की करेगा बात। जो पार्टी सुरक्षा की बात करेगा वही हमारे वोट की बात करे, अन्यथा हमारे वोट की बात न करे। हमारा प्रमुख मुद्दा आज भी सुरक्षा है और सुरक्षा के लिए विशेष कानून बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि मौजूदा कानून के रहते हुए हमारे साथ लगातार भेदभाव हो रहा है। मौजूदा कानून के रहते हुए हमारी मॉब लिंचिंग हो रही है। मौजूदा कानून के रहते हुए गैर कानूनी ढंग से सरकार के देख रेख में बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है। सड़कों पर, दुकानों पर हमले किए जा रहे हैं। क्या भारत में हमारी वो स्वतंत्रता, जो खाने की स्वतंत्रता, पहनने की स्वतंत्रता, सोचने और पढ़ने की स्वतंत्रता थी, क्या वो छीनी जा रही है? सरकार को इस पर भी संज्ञान लेने की आवश्यकता है। भारत का संविधान कहता है कि हम अकॉर्डिंग बिफोर लॉ आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, 25, 26, आप जो मौलिक अधिकारों की धाराएं हैं उसका अध्ययन कीजिए, आपको पता चल जाएगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पहनने खाने की स्वतंत्रता, पढ़ने पढ़ाने, अपने इंस्टीट्यूशन खोलने। कहाँ है साहब? मदरसे को आप निशाना बना रहे हैं। हम कौन सा इंस्टीट्यूशन चलाएंगे? कैसे चलाएंगे? हम अगर छोटे इंस्टीट्यूशन चलाते हैं तो आपके निशाने पर, बड़े खोलते हैं, यूनिवर्सिटी खोलते हैं तो आपके निशाने पर, तो हम जाएं कहाँ? हम इस देश में क्या करेंगे? हम क्या आप चाहते हैं? क्या दोहम दर्जे का आप नागरिक बनाना चाहते हैं? इसलिए ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा इस देश के हित में, समाज के हित में, राज्य के हित में, इस देश की विकास, तरक्की और उन्नति के लिए अमन जरूरी है। शांति विकास की जननी है और अशांति विकास के लिए बाधा है। इसलिए अगर विकास चाहिए तो शांति जरूरी है और शांति चाहिए तो न्याय जरूरी है। और न्याय के लिए ये अब जरूरी हो चुका है इस मुल्क में कि अल्पसंख्यक मुसलमानों को, और मुसलमानों में भी विशेषकर जो डिप्रेस कास्ट है, जो दबे कुचले लोग हैं, जो गरीब मुसलमान हैं, कम से कम उनके लिए आप प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट में या तो उनको भी शामिल कर लीजिए जो उनके समतुल्य हैं कम से कम पेशे में, और नहीं तो स्पेशली हमारे लिए भी एक कानून आप अलग से बनाइए। यही मांग को लेकर आज हम लोग यहाँ आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ये मेमोरेंडम सौंपेंगे, जिसको पढ़ के मैं आप लोगों को सुना देना चाहता हूँ। मीडिया कर्मियों को ये मेमोरेंडम है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अभी हम लोग सौंपेंगे। सेवा में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार। विषय: देश में बढ़ रहे अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत और हिंसा पर ध्यान आकर्षण हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, पिछले कई वर्षों से देश के अलग अलग जगहों पर लगातार अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों के खिलाफ नफरती नारे, उनके धार्मिक प्रतीकों के साथ छेड़छाड़, हिंसात्मक हमले और उनकी भारतीयता पर प्रश्न चिन्ह, ये एक बड़ा मुद्दा हमारे लिए। हमारी भारतीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है, हमारी नेशनलिटी को चैलेंज किया जा रहा है, हमें बार बार अलग अलग शब्दों से संबोधित किया जा रहा है। इसलिए हमने प्रधानमंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि हमारी भारतीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाने की घटनाओं में लगातार वृद्धि होना न केवल मुसलमानों के लिए बल्कि शांति प्रिय देशवासियों के लिए चिंता का विषय है। इस तरह की घटनाओं से न केवल कानून की साख गिरती है
बल्कि एक विशेष वर्ग का कानून और कानून के रक्षकों और सरकार से भरोसा कम होता है। ये हमने प्रधानमंत्री जी को लिखा। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा का मानना है यदि इस तरह के स्वघोषित सेनाओं समझ गए, स्वघोषित सेना जो चल रही है तथा कथित धार्मिक संगठनों और धर्म का नाम लेकर सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने वाले नेताओं के इस कानून विरोधी, समाज विरोधी, धर्म विरोधी कार्यों पर रोक न लगाया गया और उचित कार्रवाई नहीं की गई तो इससे न केवल मुसलमान बल्कि देश का नुकसान होगा और इस नुकसान को रोकना सरकार का नैतिक कर्तव्य है। महोदय, मोर्चा ने समय समय पर सरकार के अच्छे और देश हित में लिए गए फैसलों का स्वागत भी किया। हमारा संगठन इतिहास में दर्ज है, प्रधानमंत्री जी के अच्छे कार्यों के लिए हमने समर्थन किया। इस जंतर मंतर से भी हमने किया समर्थन का ऐलान, फैसलों का खुलकर समर्थन किया और आगे भी करता रहेगा अच्छे कार्यों का। लेकिन मोर्चा के सभी समर्थकों का मानना है कि देश, समाज और राष्ट्र की भलाई के लिए गरीब पसमानदा मुसलमानों को विशेष कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए जरूरी है कि उन्हें भी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में शामिल कर लिया जाए ताकि वो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और अल्पसंख्यक विरोधी सरकार होने के कुप्रचार से वो अपने आप को अलग कर सकें। ये मैंने लिखा, चूंकि अल्पसंख्यक विरोधी होने सरकार के ये मार्केट में बात चली रही, सभी विपक्ष कह रहे हैं, सभी संगठन कह रहे हैं, लेकिन हम अभी भी कह रहे हैं कि अगर आप हमारे लिए कोई उचित फैसला लेते हैं तो हम इस कुप्रचार के खिलाफ भी खड़े होंगे। हम कहेंगे कि नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों के लिए ये काम किया। सर, पूर्ण विश्वास है कि आप इस विनती पर गंभीरता पूर्वक विचार कर देश समाज हित में उचित निर्णय लेंगे। धन्यवाद। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हमने छोटा सा एक ज्ञापन जो मुझे अभी सौंपना है हमारे असम के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं सर, असम के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हाँ, अब आप लोग सवाल भी करें। असम के मुख्यमंत्री पे क्या कहेंगे आप? बिल्कुल किसी भी कीमत पर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को अब मैं जी नहीं लगा सकता, क्योंकि जब वो संविधान को मानने के लिए तैयार ही नहीं है, उनको 1 मिनट भी देरी किए बगैर न केवल बर्खास्त करना चाहिए, केवल बर्खास्त नहीं बल्कि गिरफ्तार करके जेल में डालना जरूरी है, तभी कानून की बालादस्ती साबित होगी। ये कोई तरीका नहीं है। एक अदना सा सड़क छाप भी ये बात अगर कहेगा तो कानून की गिरफ्त में आएगा कि भाई आप ऐसे कैसे किसी को मारने पीटने भगाने की बात कर सकते हैं। मैं दिल्ली में रहता हूँ, ऑटो रिक्शा से अभी आपके यहाँ आया हूँ। ऑटो रिक्शा अगर 150 हमसे बात तय हो गई तो मुझे 150 ही देना है। अगर हम उसको जबरन ये कहते हैं कि तू अमुक जाति अमुक धर्म का है तो तुझे मैं नहीं दूंगा, मतलब अपराध है। इसलिए अपराध की सजा जो तय है वो मिलनी ही चाहिए। असम का मुख्यमंत्री तो बीजेपी का पापेट है। जो बाहरी मुसलमान हैं उनकी बात कर रहे हैं। पूरे भारत में कहीं बाहरी मुसलमान नहीं। एक सेकंड सवाल से पहले ये कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, देश बचाने में आप भी आगे। लखनऊ के कमिश्नर का कल बयान आया, लखनऊ में दावा किया मेयर ने कि 2 लाख रोहिंग्या यहाँ रह रहे हैं। 6 महीने के स्पेशल ड्राइव पर पुलिस को आप फालतू काम में लगाएंगे, शिक्षक को आपने लगा दिया फालतू काम में, अब पुलिस को भी आप फालतू काम में लगा रहे हैं। पुलिस का काम है सुरक्षा का मेंटेन करना। आप कह रहे हैं तुम गली गली घूमो, झोपड़पट्टी में रहने वालों को पकड़ो, मोबाइल से स्कैन करो, जो गाजियाबाद में वीडियो आपने देखा। तो लखनऊ के सीपी साहब का बयान आया, कमिश्नर साहब का, कि 6 महीने के स्पेशल ड्राइव के बाद भी एक भी बांग्लादेशी, एक भी रोहिंग्या, एक भी मैं नहीं कह रहा हूँ, अभी बयान है, कल के अखबार में छप चुका, एक भी नहीं मिला। अब जो मेयर हैं उनको बर्खास्त किया जाएगा। क्यों आपने भ्रम फैलाया कि 2 लाख बांग्लादेशी हैं? कैसे आ गए लखनऊ में 2 लाख बांग्लादेशी? जो लखनऊ में आप फैला रहे हैं वही आपने गाजियाबाद में फैलाया, फेल हो गए। पिंकी चौधरी ने जिस पर हमला किया वो बांग्लादेशी था, आपको पता चला कौन था? शाहजहांपुर का निकला, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश का निकला वो परिवार, आपने मार के भगा दिया बांग्लादेशी कह के। यही तो मैं कह रहा हूँ, मुसलमान होना इस देश में इतना बड़ा अपराध हो गया
जबरन आप हम पर हमारी नेशनलिटी पर आप सवाल कर देते हैं, हमारी मैंने राष्ट्रीयता पर आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। आपको ये अधिकार किसने दिया भाई? असम का कहीं कोई रोहिंग्या नहीं। असम का मुख्यमंत्री बीजेपी का पापेट है और वो बीजेपी का एक उसके बारे में क्या बोलेंगे? कहाँ अल्पना यूनिवर्सिटी अभी जो रहा सर कांड हुआ दिल्ली में, कौन सा कांड हुआ? बम ब्लास्ट हुआ, कहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ? दिल्ली में मुझे उसका रिजल्ट पता चला। अल्पना यूनिवर्सिटी सर पहले नहीं आया, ये सारी बेबुनियाद सवाल। सर मुख्यमंत्री पे मुख्यमंत्री चुप हो जाओ। अलग कर लेना भाई, वन टू वन कर लेना। जितने डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया था सबको गिरफ्तार कर, जितने भी डॉक्टर गिरफ्तार हुए थे सबको छोड़ दिया गया। सब क्यों छोड़ा गया? आप सवाल वहाँ जाके पुलिस से कीजिएगा, हमसे मत कीजिएगा। छोड़ने का मतलब सीधा है कि वो दोष या तो इन्वेस्टिगेशन के लायक कोई मटेरियल नहीं बचा। सर सीएम आपने छोड़ दिया। सीएम हेमंता पे आप लोगों ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाया? बजट आया उसमें अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट कितना मुसलमान की कीमत 20 करोड़ कितना बढ़ाया गया? अखबार वालों ने छापा, अल्पसंख्यकों के लिए सरकार ने खोला पेटाड़ा, और जब पढ़ा तो पता चला कि 20 करोड़ बढ़ा दिया जी। 20 करोड़ तो हम टैक्स देते हैं अकेले, हमारा परिवार जो जिस परिवार से मैं हूँ, मैं ऐसे खड़ा नहीं हूँ। 20 करोड़ रुपया सालाना मेरा परिवार टैक्स देता साहब। आप अल्पसंख्यकों को साल में 20 करोड़ रुपया बढ़ा के ढिंढोरा पिटवा रहे हैं और 20 करोड़ का प्रचार करवा रहे हैं। सारे टीवी चैनल पर चल गया, अल्पसंख्यकों के लिए खोला सरकार ने पेटोरा। मेरा ये विषय नहीं था, आपने पूछ लिया तो बोल दिया। ये सर सीएम हेमंता एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया? सरकार के बजट पे हमसे सवाल। अरे सर आप ये बताइए एफआईआर, मैडम सर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया आपने? एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया सीएम हेमंता के खिलाफ? बीजेपी का पापेट है, ठीक है। तो वो जो कुछ भी कर रहा है वो बीजेपी का इशारा में नाच रहा है। अब उसको बर्खास्त कौन करेगा? असम का लोग करेगा कि बीजेपी लोग करेगा? आज जंतर मंतर आइए। सर आप एफआईआर दर्ज करवाएंगे? गुलाम सरवर साहब एफआईआर दर्ज करवाएंगे आप? 1 सवाल होना चाहिए। बस हेमंत विश्वास पे बताइए, एफआईआर दर्ज करवाएंगे आप लोग? देखिए तमाम बड़ी संगठन है हमारी, हाँ, है हाँ। डॉक्टर साहब आइए ना सामने। बड़ी संगठन है लगी खड़ी है, जमीयत उलमा हिंद गई भी है सुप्रीम कोर्ट। हम धन्यवाद देते हैं, हमारी और तंजीमें जाएंगी, जाना चाहिए, मैं भी जाऊँगा। मैं भी अपने लोगों से मशवरा कर रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ 15-20 PIL इस पर होना चाहिए। नफरत फैला रहे मुख्यमंत्री? नहीं, मैं इसके आगे कुछ नहीं कह रहा। मुख्यमंत्री नफरत फैला रहे हैं? बिल्कुल नफरत फैला रहे हैं और गैर आईनी यानी असंवैधानिक शब्दों का वो प्रयोग कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी खामोश हैं, ये ज्यादा चिंता कर रहे हैं। वो बीजेपी का पापेट है, तो आप क्या करोगे? नहीं, पत्रकार ऐसे सवाल नहीं करता। बीजेपी का पापेट है। गुलाम सरवर जी, पहले उन्होंने मुसलमानों को लेकर कहा जो 5 रुपए की जगह 4 रुपए दो, फिर एक वीडियो जो है वो ट्वीट करते हैं और उसमें जो सीधा गोली मारने की बात वो जो है दिखाई देता है। दुर्भाग्य है कि केंद्र में एक मंत्री और अभी मौजूद हैं, अनुराग ठाकुर जी, हाँ। जो सड़क पर नारे लगा रहे थे गोली मारो के। ठीक है, मैं यही बार बार कह रहा हूँ, मुझे प्रधानमंत्री से बात करनी है। कौन क्या कह रहा, मैं तो सीधी बात, मैं संबोधित भी प्रधानमंत्री जी को कर रहा हूँ। मैंने मेमोरेंडम भी प्रधानमंत्री जी को दिया। हम देश के पसमानदा मुसलमान, दलित मुसलमान, पिछड़े मुसलमान, गरीब मुसलमान देश के प्रधानमंत्री जी से विनती इसलिए कर रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पसमानदाओं के प्रति चिंता प्रकट की है, कई बार बयान दिए हैं। तो क्या ये बयान भी वो 15 लाख वाला बयान रहेगा या पसमानदाओं के सुरक्षा, रक्षा, विकास का कुछ है प्लान? तो हम कहते हैं विकास मत कीजिए। हम बुनकर हैं, धुनकर हैं, नाई हैं, तेली हैं, धोबी हैं, हम मिट्टी खोद के जी लेंगे। हम अपने बच्चे को मदरसे में पढ़ा लेंगे, चंदा करके मदरसा चला लेंगे, आप पे बोझ नहीं बनेंगे। ये जो सोशल मीडिया पे देखते हैं ना, भारत का टैक्स खाते हो, टैक्स हम नहीं खाते हैं। हम मदरसे में अपना चंदा देते हैं, जो कमाते हैं 100 रुपया कमाते हैं, 2 रुपया मदरसे को देते हैं, उसी मदरसे में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। हमारे भारत में मुसलमानों का 80% बच्चा आज भी मदरसे में पढ़ रहा। ये जो खड़ा है लंबा चौड़ा पतला दुबला हाफिज गुलाम सरवर मदरसे से पढ़ के आया, कोई स्कूल से पढ़ के नहीं आया। सुनिए सीधी बात, इसके बाद तो हम सरकार पर लोड कम किए हुए और कमाते हैं, नमक से लेके शैम्पू से लेके साबुन से लेके जो भी खरीदते हैं वो टैक्स सरकार को जाता, पेट्रोल डीजल जो भी खरीदते हैं सरकार को जाता। तो ये फालतू का कोई सवाल न कीजिए, सीधा मामला। इतना सारे एक सवाल मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है, क्या मुसलमानों द्वारा हिंदू की मॉब लिंचिंग नहीं होती? चलिए ठीक है, धन्यवाद। आप क्या करें? तो एकदम सही सवाल आप। हाँ बिल्कुल, मॉब लिंचिंग शब्द समझिएगा, आप लाइएगा अगर कन्हैया की मॉब लिंचिंग नहीं हुई, हत्या हुई, ठीक है,
हत्या मुसलमान ने की थी, उस हत्यारे के खिलाफ भी धरना प्रदर्शन हम लोगों ने किया था। एक वीडियो हमको आप लोग दिखाइए, चैलेंज है मेरा कि कहीं देश में हिंदू भाइयों पर कोई हमला मुसलमान ने किया हो और मुसलमान उसके समर्थन में उतर गया हो मुसलमान के, तब नहीं मैं क्वेश्चन नहीं समझे आप। दिल्ली के अंदर एक सेकंड पहले इसका क्वेश्चन पहले हाँ ना कर लीजिए सभी पत्रकार। एक मुसलमान हिंदू भाइयों पर हमला किया हो और कोई मुसलमानों का संगठन या नेता उस मुसलमान जो हत्यारा है उसके समर्थन में अगर खड़ा हुआ हो तो नाम बताइए, मैं सर टेक के यही माफी मांगूंगा। अभी सर दिल्ली का एक सवाल है, नहीं यही तो सवाल है, सारे पत्रकारों का सुनना भी जरूरी है। सर बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, 100 साल से रहते थे 7 परिवार। आप सुनिए, आपने भी देखा होगा उनको फर्जी, वो कहते हैं फर्जी कागज बनाकर हमारे